आता है कि check 4 raised to the power n will end with digit 0 or not when n is a natural number. कि अगर n जो पावर में है, अगर ये n अगर नेचुरल नंबर है, तो क्या 4 की पावर में कोई भी नेचुरल नंबर को पुट करने पर आपको 0 मिलेगा यूनिट डिजिट में या नहीं? तो एक बार सॉल्व ना करके सिर्फ जनरली चेक करते हैं. लेट्स सपोज 4 रेज़ टू द पावर 1, 4 स्क्वायर, 4 क्यूब, 4 रेज़ टू द पावर 4, इन सब में क्या देखने को मिलता है? So 4 raised to the power 4 will give us 4. 4 square will give us 16. 4 cube is 64. And 4 raised to the power 4 is 256. तो यहाँ पे यूनिट डिजिट में 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, फिर 6 आ रहा है. 4 और 6 की साइक्लिसिटी. तो यहाँ पे बेसिकली हमें 0 नहीं देखने को मिलता. पर ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आपके पास कभी भी एक नंबर, आप जैसे कोई भी एक नंबर जिसके यूनिट डिजिट 0 हो, उसको देखें और उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करें, तो आपको देखने को मिलेगा 0 इसलिए आता है क्योंकि उसमें एक 2 और एक 5 मिलकर 5 टू ज़ा 10 10 बना लेते हैं, जिसकी वजह से यूनिट डिजिट में पीछे 0 आ जाता है. कोई भी एक 2 डिजिट नंबर या कोई भी नंबर जिसमें यूनिट डिजिट 0 है, उसमें हमेशा यही देखने को मिलेगा कि जब आप उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो आपको वहाँ पे एक 2 और 5 का पेयर देखने को मिलेगा, जो कि आपस में प्रोडक्ट होके हमेशा आपको यूनिट डिजिट में 0 दे देंगे. 5 टू ज़ा 10 बन जाएगा और हर बार एट द एंड प्रोडक्ट में पीछे 0 आपको देखने को मिल जाएगा. सो बेसिकली अगर यूनिट डिजिट 0 चाहिए तो वो नंबर 10 का मल्टीपल होना चाहिए, और 10 का मल्टीपल होना चाहिए यानी वो नंबर 5 और 2 से डिविजिबल होना चाहिए. तो बेसिकली दिस इज द डिविजिबिलिटी ऑफ 10, कि अगर यूनिट डिजिट में 0 चाहिए तो उसके लिए आप वो नंबर 2 और 5 से डिविजिबल होना चाहिए, और डिविजिबल होने का मतलब है 2 और 5 उसके फैक्टर होने चाहिए. तो बेसिकली अगर आपको यूनिट डिजिट 0 चाहिए तो उस नंबर के फैक्टर्स में 2 भी होना चाहिए एंड 5 भी होना चाहिए, दोनों होने चाहिए, तब जाकर वो नंबर जो है उसकी यूनिट डिजिट 0 देखने को मिलेगी. अब चेक करते हैं, अब हाउ डू वी मैथमेटिकली प्रूव दैट 4 raised to the power n will never end with 0, क्योंकि हमें पता है ये 0 के साथ एंड तो नहीं हो रहा. तो इसके लिए स्टेप वाइज मार्किंग होती है, तो हम उसी हिसाब से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिप्रेजेंट इनके प्राइम फैक्टर्स क्या हैं. तो 4 कैन बी रिटन एज 2 into 2 raised to the power n. यहाँ 2 तो आ गया, 2 बार आ गया प्राइम फैक्टर्स में, बट यू आर नॉट गेटिंग 5. जब तक 5 नहीं आएगा, 5 टू ज़ा 10 नहीं बनेगा, पीछे 0 नहीं आएगा. तो इसका मतलब सबसे पहले तो आप रीजन बताओ कि टू एंड विथ digit 0 a number must have 2 and 5 both as its prime factors. बट तो यहां तक हमने अभी तक ये रीजन बताया कि 0 होने के लिए हमें क्या चाहिए, ये 2 और 5 दोनों चाहिए. बट 4 raised to the power n does not or doesn't have 5 as its prime factor, so it will not end with digit 0. तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमने किया क्या, कुछ स्टेप्स थे. सबसे पहला स्टेप है ऑब्जर्वेशन, कि आपने यहाँ पे अपना ऑब्जर्वेशन दिखाया कि 4 raised to the power n के प्राइम फैक्टर्स क्या हैं. उसके बाद आपने रीजनिंग दी कि 0 कब आएगा. उसके बाद आपने कंक्लूजन दिया, ऑब्जर्व किया बेसिकली अगेन कि 5 नहीं है यहाँ पे, एंड फिर फाइनली आपने कंक्लूजन दिया. तो इन तीनों स्टेप्स के मार्क्स होते हैं. जैसे आप यहाँ पे जब प्राइम फैक्टराइजेशन दिखा रहे हो, तो यूजुअली इसके 1 या हाफ मार्क मिल जाएंगे. उसके बाद आपको रीजन बताने का हाफ मार्क मिलेगा, और अपना फाइनल कंक्लूजन देने का आपको हाफ मार्क मिलेगा. तो इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का देखने को मिलता है. अब सिर्फ यही नहीं है कि जरूरी 4 ही है, नंबर कैन बी एनीथिंग, जैसे कि 6 raised to the power n, 12 raised to the power n, 15 raised to the power n, कोई भी नंबर आ सकता है एग्जाम में. जैसे यहाँ 2 into 3 you will get to see,
In 12 you will get to see 2 square into 3. 15 is 3 into 5. तो ये सब नंबर में कुछ ना कुछ कम है. यहाँ 16 6 means not 6 into 3, it is 2 into 3. सो यहाँ आपको 2 तो दिख गया बट 5 नहीं है. इधर 12 में 2 है पर 5 नहीं है. 15 में 5 है पर 2 नहीं है. तो बेसिकली दोनों नहीं, दोनों अगर होने चाहिए. अगर दोनों हैं तो तब जाके नंबर की यूनिट डिजिट 0 आएगी, वरना नहीं आएगी. अब ऐसे ही एक बार देयर वाज इन वन ऑफ द बोर्ड एग्जाम्स, द क्वेश्चन वाज check 2 raised to the power n multiplied by 15 raised to the power n will end with digit 0 or not, where n is a natural number. So यहाँ पे as we can clearly see 2 raised to the power n into 15 raised to the power n can be written as 2 multiplied by 15 raised to the power n, क्योंकि हमने laws of exponents में पढ़ा है. If powers are same then bases will be multiplied and power remains same. तो यहाँ पे 15 को अगर आप ब्रेक करो तो 2 into 3 into 5, जैसे आपको 2 और 5 दोनों दिख जाए आप कह सकते हैं कि yes, the number has 2 and 5 both, so it will end with digit 0. तो जरूरी नहीं कि हो ही ना, कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी होंगे जिनमें जो रिजल्ट है वो yes में भी आ सकता है और no में भी आ सकता है. तो इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू जो कि क्वेश्चन आपको दे रहा है. सो एक ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन हुआ. नाउ द अदर टाइप इज फैक्टर ट्री. सो फैक्टर ट्री पे बेस्ड क्वेश्चंस भी हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं. अब फैक्टर ट्री क्या होती है, जैसे कि बेसिकली लेट्स सपोज 540 है, एक नंबर है, इसको आप प्राइम फैक्टराइज करें तो बस प्राइम फैक्टराइजेशन को ब्रांचेस फॉर्म में दिखा दो. जैसे आपने पहले 2 का डिवाइड किया, सो व्हाट यू विल गेट 270. अब 270 में आपने 2 का डिवाइड किया, व्हाट यू विल गेट 135. अब 135 में आपने 2 का डिवाइड नहीं कर सकते, 3 का डिवाइड किया तो यू विल गेट 45. 45 में फिर आप 3 का डिवाइड करेंगे, यू विल गेट 15. 15 में आप 3 का डिवाइड करेंगे, यू विल गेट 5. तो इस तरीके से जब आप ब्रांचेस दिखाते हैं तो ये फैक्टर ट्री होती है. इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं. एक सिंपल सा क्वेश्चन ये है, लेट मी रेज इट. So the question is like this: there is a factor tree in which we have a number, and in 2 branches we have 2 and b. Again we have 2, and then again the result is c, and then we have 2, and the last number is 17. Now we have to find the value of a, b and c. So जैसे कि 12 में आप 2 का डिवाइड करते हो तो यू विल गेट 6. 6 में 2 का डिवाइड करते हो 3. तो ब्रांचेस को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट द प्रोडक्ट, ऊपर वाला नंबर मिलेगा. और जब इधर आप डिवाइड करते हो तो आपको यहाँ वाला नंबर मिलता है. तो बेसिकली डिवाइड और मल्टीप्लाई पे चलता है. तो इफ यू वांट सी, तो सिंपल सा लॉजिक है, जस्ट मल्टीप्लाई 2 and 70, तो आपको सी मिल गया 34. जब आपको सी मिल गया 34 तो आप उनको मल्टीप्लाई करके पी निकाल सकते हो. So which is 2 into 34, 68. And जब आपको B 68 मिल गया, then you can find A, which is 2 into 68, which is 2 8 the 16 carry 1, 2 6 the 12 and 1 30. 136 is it? So this is how we get our answers in factor tree. Now there is one more topic, which is the most important topic of today's video, which is using fundamental theorem of arithmetic to find HCF and LCM. HCF और LCM को फाइंड करना by fundamental theorem of arithmetic. For example, let's have 2 questions. Let's have a single question जिसमें हम fundamental theorem of arithmetic को यूज करके HCF और LCM निकालने की कोशिश करते हैं. ठीक है. So the numbers are, what should we take? I'm taking a question from NCERT. 26
and 91. Okay. So first of all, what you have to do is just prime factorize this 26 and 91. तो यहाँ 2 का डिवाइड किया you will get 13, फिर 13 का डिवाइड किया you will get 1. 91 is 13 sevens are. So 7 का डिवाइड करेंगे तो you will get 13 और 13 का डिवाइड करेंगे तो you will get 1. So 26 is basically 2 raised to the power 1 into 13 raised to the power 1, and 91 is 7 raised to the power 1 multiplied by 13 raised to the power 1. But how do we find HCF and LCM? So फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स अगर आपको HCF निकालना है तो एक सिंपल सा रूल याद रखना पड़ेगा. To find HCF, just find product of all common factors with their smallest power. यहाँ हमें कुछ बातें याद रखनी है. सबसे पहला तो हमें HCF निकालने के लिए प्रोडक्ट करना पड़ेगा किसका, सारे कॉमन फैक्टर्स का, और उन कॉमन फैक्टर्स की पावर भी हमें सबसे छोटी लेनी. यानी जब मैं यहाँ पे HCF निकालूंगा तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ कॉमन देखना पड़ेगा. कॉमन सिर्फ 13 है, और अभी यहाँ पे दोनों जो 26 और 91 है वो 13 की पावर 1 ही आ रही. स्मॉलेस्ट पावर के नाम पर 1 ही, तो 13 रेज़ टू द पावर 1 इट इज द HCF. एंड LCM के लिए, LCM, to find LCM what you need to do is you have to find the product of all factors with their highest power. यानी कि इस बार भी प्रोडक्ट फाइंड करना, पर इस बार सारे फैक्टर लेने, कॉमन नहीं, सारे, और उनमें भी उनकी हाईएस्ट पावर. तो बेसिकली दोनों ऑपोजिट है HCF एंड LCM. HCF में आप कॉमन फैक्टर्स लोगे और उनकी स्मॉलेस्ट पावर को लोगे, जबकि LCM में सारे फैक्टर्स लेने और पावर भी उनकी हाईएस्ट होनी चाहिए. यानी LCM में हमें जितने भी फैक्टर दिख रहे हैं प्राइम फैक्टर्स, उन सबको लिखना पड़ेगा. 2, 3, 2, 7 एंड 13. अब किसी भी फैक्टर को आप रिपीट नहीं करोगे तो बस 13, क्योंकि 13 ये लास्ट वाला हमने इसलिए छोड़ा क्योंकि हम ऑलरेडी लिख चुके हैं. अब इनकी हाईएस्ट पावर अभी यहाँ पे सब में, इस क्वेश्चन में सब में हाईएस्ट पावर 1 ही. तो जस्ट मल्टीप्लाई देम. 7 2s are 14, 14 into 13, 13 4s are 52, carry 5, 13 of the 13 and 5, 18. So 182 is your LCM. So this is how we find LCM and HCF of two numbers. But here is a little thing. There's some important things which you can notice. But let us take one more question and then see the pattern. Is it there any kind of pattern here? Let's suppose the two other numbers are 48 and 56. So 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें. 2, 24, 2, 12, 2, 6, 2, 3, 3, 1. एंड 56 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे. 28, 14, 7, 7, 1. 48 can be written as 2 raised to the power 4 multiplied by 3 raised to the power 1, where 56 can be written as 2 raised to the power 3 multiplied by 7 raised to the power 1. Now, if you want to find HCF, you have to take common factors. So here the common factor is 2 only, and its smallest power. So 4 और 3 में छोटा 3 होता है. So the HCF is 2 cube and 8. And if you want to find LCM, you have to take all the factors and you have to also take their highest power. तो highest power है 2 की 4 और 3 और 7 में 1. So 2 raised to the power 4 is 16 multiplied by 3 7s are 21. Now if we multiply these two numbers, 16 1s are 16, carry 1, 16 2s are 32 and 1 33. So some points which you should remember, you should notice that in both the questions HCF is a factor of LCM. यहाँ पे HCF दोनों ही क्वेश्चन देखो, HCF जो है आप LCM को डिवाइड कर रहा है पूरा 8 336 को डिवाइड कर रहा है,
और ऊपर वाले क्वेश्चन में 13 जो HCF था वो भी 182 को डिवाइड कर रहा है। तो याद रखना HCF जो होता है वो हमेशा LCM का ही एक फैक्टर होता है, मतलब HCF LCM को हमेशा पूरा पूरा डिवाइड करेगा, LCM हमेशा HCF से डिविजिबल होगा, होना भी चाहिए, अगर नहीं है तो यानी वो HCF गलत है। ठीक है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जिसपे हम बहुत सारे क्वेश्चंस करने भी वाले हैं, देयर इज अ रिलेशन कि जैसे कि आपने ना 48 और 56 दो नंबर जो आपको मिले हैं, आप इनका प्रोडक्ट फाइंड करिए। सो व्हाट इज प्रोडक्ट ऑफ 56 एंड 48? So 56 into 48 is 8 6 are 48, carry 4, 8 5 are 40 and 4 44, 4 6 are 24, carry 2, 4 5 are 20 into 22. So 8 8 6 2. Their product is 2688. And what is the product of the HCF and LCM we got? The product of HCF and LCM will be product of 8 and 336. 8 6 are 48, carry 4, 8 3 are 24 and 4 28, carry 2, 8 3 are 24 and 2 26. The same answer. That means whatever the number you get, the product of the two numbers will be equals to product of their HCF and LCM. Now this is a relation which is very important for us, क्योंकि इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं। एक बार चलिए पिछले क्वेश्चन भी देखते हैं, चेक करते हैं क्या ऐसा होगा या होता है या फिर एक सौ वो दो नंबर्स हैं 91 एंड 26। चलिए इनका प्रोडक्ट करते हैं। 6 1 6, 6 9 54, multiplied by 2 1 2, 2 9 18, so 6 6 3 1, 2 3 6 6, and product of their LCM and HCF will be 182 into 30, 3 2 6, 3 8 24, carry 2, 3 1 3 into 5, multiplied by 2 8 1, 6 6 3 1, सेम। सो ये हमेशा ही होगा कि दो नंबर्स का HCF और LCM का प्रोडक्ट उन दोनों नंबर्स के खुद के ही प्रोडक्ट के हमेशा इक्वल होगा। सो दिस इज वन ऑफ द important thing which we have to remember. Okay, now in pay based important questions ka video I'll be putting next. There will be a video in which all the important questions which are important for examination point of view will be there in the next video.